बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महाराज ने कहा, मैं बरसों से इस शहर में महागुरु धनराज पांडे की सेवा करने आता हूँ। आज तक मैंने यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं खतरनाक हूँ। महागुरु मानक जातीव ने कहा, हमने सुना था कि महागुरु पांडे के दो चेले सूर्या राज और धर्मराज टेलीपैथी जानते हैं। आज ये देख लिया कि ये कितना खतरनाक इल्म है, मगर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यही कि तुम्हारा भाई धर्मराज टेलीपैथी जानता था, फिर रत्ना के हाथों कैसे मारा गया? रत्ना ने पिछले 4 वर्षों में कुछ गैर मामूली सलाहियतें हासिल की हैं। वो योगा जानती है। योगा जानने वाले टेलीपैथी की लहरों को अपने दिमाग में महसूस करते ही सांस रोक लेते हैं। सांस रोकने से ख्याल खोने की लहरें दिमाग से बाहर चली जाती हैं। शायद इसी वजह से मेरा भाई धर्मराज रत्ना का मुकाबला न कर सका। रत्ना और इसका पति मोहनदास हैरानी से ये बातें सुन रहे थे। मोहनदास ने कहा, आप कहते हैं हमारा ब्रेन वॉश किया गया है और हम अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर खुद को महागुरु पांडे का रिश्तेदार समझ रहे हैं, लेकिन हमें क्यों पता नहीं चला कि हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है? महाराज ने कहा, जब तुम दोनों की याददाश्त वापस आएगी तब तुम्हें ये भी याद आ जाएगा कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था। लेकिन मुझे मोहनदास और मेरी पत्नी को रत्ना किस मकसद के लिए बनाया गया है और किसने ऐसा किया है, तुम लोगों की याददाश्त वापस आने पर ही मालूम हो सकता है कि ऐसा किसने किया है और ऐसा करके वो क्या फायदा हासिल कर रहा है। मानक जातीव ने कहा, हमारी समझ में कुछ आ रहा है। अंग्रेज भी टेलीपैथी जानते हैं, शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो टेलीपैथी के जरिए फरहाद अली तैमूर को इस दुनिया से नहीं मिटा सकते हैं। यहाँ रहकर अलबत्ता मिटा सकते हैं। फरहाद अली तैमूर, आला अफसर ने चौंक कर कहा, वो तो टेलीपैथी का बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसको तो आज तक कोई नहीं मार सका। फिर हमारे शहर में ऐसा कौन है जो इसे हलाक करना चाहता था? मानिक जातीब ने कहा, फरहाद से जिस्मानी तौर पर वही मुकाबला कर सकता है जो बहुत ही गैर मामूली कुव्वत का मालिक हो। इस शहर में 2 ही गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत के मालिक हैं, एक हम हैं और दूसरा महागुरु धनराज पांडे है। एक अंग्रेज जासूस एक भारतीय गाइड के साथ मुझसे सौदा करने मेरे पास आया था। मुझसे कह रहा था, अगर मैं फरहाद से मुकाबला करके इसे हलाक कर दूं तो मुझे इस देश का बेताज बादशाह बना देगा। आला अफसर ने कहा, इसका मतलब है हमारे शहर में आलमी सतह की साजिश हो रही है। महागुरु मानक जातीव, तुमने इस अंग्रेज जासूस को क्या जवाब दिया? मेरे जवाब देने से पहले इस जासूस ने कहा, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो लोग यही काम महागुरु धनराज पांडे से लेंगे। पांडे अपनी बहन रत्ना को पाने और इसे जान से मार डालने के लिए फरहाद को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। आला अफसर ने महागुरु पांडे से पूछा, क्या वो अंग्रेज तुमसे ऐसा कोई सौदा कर रहे हैं? हाँ, हमारी बहना को जो ढूंढ कर लावेगा हमारा दोस्त होएगा। ओ दोस्त का खातर फरहाद तो फरहाद के पूरे खानदान को मट्टी में मिला डालेंगे। आला अफसर ने कहा, तुम अपनी झूठी गैरत के लिए बहन और बहनोई को हलाक करने की खातिर खुद को एक मुजरम बनाना चाहते हो। ये बात इतनी आम हो गई है कि तुम आलमी साजिश में मुलव्वस होकर फरहाद से मुकाबला करने की हमाकत करने वाले हो। तुम सिर्फ इस शहर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरा बन रहे हो। मैं वजारत दाखिला में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भेजूंगा। तुम्हें जल्द ही कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आवत है कि हमारी बहना और हमरे घर का मामले में कानून काहे आवत है। तुम्हारा जिस्म हाथी जैसा है और दिमाग चींटी जैसा, इसलिए बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। जब ऊपर से आर्डर आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाएगा तो जो आलमी शोहरत तुम्हें मिली है वो खाक में मिल जाएगी। तुम अपने देश में इज्जतदार नहीं एक मुजरिम कहलाओगे। तो शायद ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि बरसों मेहनत करते रहने के बाद इज्जत और शोहरत हासिल होती है, लेकिन जिल्लत पलक झपकते ही मिल जाती है। मोहनदास ने पूछा, सर हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हम जा सकते हैं? रत्ना ने कहा, मगर हम कहाँ जाएंगे? आज तक महागुरु पांडे को भाई समझकर एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे। इसी शहर में भी कोई हमारा ठिकाना नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बच्चे का दूध खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मानिक जातिब ने कहा, महागुरु पांडे, ये तुम्हारी बहन नहीं है, मगर बहन बनकर इस शहर में आई है। तुम इसके
पति के रोजगार और रहने का ठिकाना कर सकते हो। हम काहे इसका काम आए। जिस औरत का नाम रत्ना होगा हम उसे नफरत होगी, फिर इसकी सूरत तो बिल्कुल रत्ना जैसी है। ई सुश्री को बोल दो कभी हमरे सामने आए तो घूंघट मुंह छुपा कर रखे, नहीं तो आगे ना बोलो। पुलिस के बड़े अफसरान तुम्हारे इरादे को अच्छी तरह समझ गए हैं। बहन रत्ना तुम फिक्र ना करो, इस शहर में हमारा एक बहुत बड़ा आश्रम है। तुम अपने पति और बच्चे के साथ वहाँ रहो। तुम्हें 3 वक्त खाना मिलेगा, तुम्हारे पति को नौकरी मिलेगी और ये 2000 रुपए रखो। बच्ची के लिए दूध और जो जरूरी सामान हो खरीद लो। मानिक जातिब ने अपने एक चेले को बुलाकर कहा, इन पति पत्नी और बच्चे को आश्रम में पहुंचा दो। इंचार्ज से बोलो इनका खास ख्याल रखे। रत्ना अपने पति और बच्चे के साथ वहां से चली गई। वही महागुरु पांडे की असल बहन थी। मैंने महाराज के दिमाग में रहकर इसे एक भाई और अपनी जायदाद से फिलहाल महरूम कर दिया था। ऐसा करने से पति पत्नी और बच्चे की जान बच गई थी। आइंदा किसी मुनासिब मौका पर रत्ना को इसके जायज हकूक दिलाए जा सकते थे। आला अफसर ने पांडे से कहा, महागुरु मानक जातिब कितना महान है ये तुम नहीं समझ सकोगे। कल इसने तुम्हारी बहन को अपनी बहन बनाया और आज इसकी हम शक्ल रत्ना को भी अपने आश्रम में पनाह दे दी। इंसान ताकत हासिल करके नहीं दूसरों के काम आकर बड़ा बनता है। हमारी समझ इतनी छोटी नहीं है। हम महागुरु मानक जातिब की चालाकी को खूब समझते हैं। ये सुसरा हमको नीचा दिखाने के लिए ऐसा करत है, मगर हम ऊंचा हैं और ऊंचा रहेंगे। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, फिर मानक जातिब को घूरता हुआ वहां से चला गया। आला अफसर ने अपने मातहतों से कहा, शहर के तमाम थाने वालों को मेरा हुक्म सुना दो कि महागुरु पांडे पर कड़ी नजर रखें। मैं इंटेलिजेंस वालों से कहूंगा कि वो अपने जासूस इसके पीछे लगाएं और ये मालूम करें कि किन ममालिक के जासूस महागुरु पांडे से आकर मिलते हैं। पांडे रेलवे स्टेशन से बाहर आकर अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। जब कार चलने लगी तो मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरने लगी। इसने फोन को ऑन किया, फिर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी बहन रत्ना बोल रही हूँ। वो गुस्से से बोला, ई सुसरी तू अभी इधर से गई और अभी फोन कर रही है। जो उधर से गई वो आपकी बहन नहीं थी, फिर ये क्यों समझ रहे हैं कि वही बेचारी बोल रही है? अच्छा तो तू कल रात वाली रत्ना है जिसने धर्मराज की हत्या की थी। अब ठीक समझ रहे हैं, भगवान आपको और बुद्धि देगा। ए सुसरी तू का समझत है, हमरे पास बुद्धि नहीं है। जिस दिन तेरी गर्दनवा हमारे हाथ में आएगी हम बता देंगे कि हम कितने बड़े बुद्धिमान हैं। भैया आप इतना भी नहीं जानते कि गुस्सा उनको आता है जो बेवकूफ होते हैं। ए बेवकूफ तू होगी, तेरा बाप होगा। हम दोनों का बाप एक ही है और आप बड़ी बेवकूफी से अपने बाप को बेवकूफ कह रहे हैं। ए सुसरी हमको गुस्सा मत दिला, नहीं तो आप अपना फोन तोड़ डालेंगे। मैं पूछती हूँ, जब मैं बकायदा शादी कर चुकी हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो आप गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? क्या इसलिए कि मैंने आपकी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से शादी की है? इस शहर में हमने अपनी इज्जत बनाई मगर तूने हमारी बेइज्जती कर दी। सब कहते हैं कि हमारी बहना अपने यार के संग भाग गई है। हम शर्म से मर जाते हैं। तेरा का जावत है? मेरी शादी को कानूनी तौर पर कबूल किया गया है। मैंने धर्म के मुताबिक प्रीतम कुमार को अपना पति बनाया है। अगर आप इसे बहनोई मानकर गले लगाएंगे तो दुनिया आपके बड़ेपन की तारीफ करेगी, तारीफें नहीं करेगी, हमारी खली उड़ाएगी। सब कहेंगे कि पांडे बलवान होकर बहना की जिद के आगे हार गया। इसे फोन पर अली की आवाज सुनाई दी। वो फहमी से कह रहा था, रत्ना मुझे अपने भाई से बात करने दो। फहमी की आवाज आई, नहीं प्रीतम भैया तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे भैया इतने बुजदिल हैं कि हमसे बात करते हुए डरते हैं? पांडे ने फोन पर चीख कर कहा, ए बुजदिल होगा तेरा बाप, हम बात करने से नहीं डरते हैं। ए रत्ना अपने मर्दवा को फोन दे। चंद सेकंड के बाद अली ने कहा, जे राम जी की साले साहब, ए साला होगा तू, जे
जय राम जी भी बोलत है और गाली भी देवत है। ये गाली नहीं है, तुम रिश्ते में साले हो, मैं इज्जत से साले साहब कह रहा हूँ। हम ई शादी को नहीं मानत हैं, तुम हमरे कोई नहीं हो, मेरे होने वाले बच्चे के मामा जी तो बनोगे। ये बात अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आई कि एक आदमी के इनकार करने से शादी का मजबूत बंधन नहीं टूटता, वो भी तुम्हारे जैसे आदमी के इनकार करने से। कि खोपड़ी में गधे का दिमाग है। वो गुस्से से फट पड़ा, गधा का बच्चा हमको गधा कहत है। वो फोन को कार की बॉडी पर मारता जा रहा था, फोन चूर चूर हो चुका था, फिर भी वो घूंसे मारे जा रहा था। इसके 2 चेले गन लिए बैठे हुए थे, मगर महागुरु के गुस्से का अंदाज ऐसा था कि वो भी सहम कर अपनी जगह सिमट गए थे। कार की बॉडी पिचक गई थी, मगर इसे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो गधा कहने वाले को मारे जा रहा है। मैंने अचानक इसके दिमाग में कहा, अबे चुप। वो एकदम से चौंक गया, दोनों हाथों से सर को थाम कर सोचने लगा ये कैसी आवाज थी। दिमाग के अंदर किसी ने अबे चुप कहा था। गुस्सा दिमाग को कमजोर बना देता है। 7 घंटे तक सांस रोकने वाले का दिमाग फौरन ही पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता, लेकिन वो गुस्से की इंतहा को पहुंचा हुआ था। इस वक्त इसने मुझे अपने अंदर आने से नहीं रोका, मगर सोच में पड़ गया कि इसके अंदर कौन बोल रहा था। मैं दूसरी बार इसके अंदर नहीं गया, क्योंकि मैंने इसका गुस्सा कम कर दिया था, इसकी सोच को दूसरी तरफ लगा दिया था। वो गुस्से के बायस हाँपते हुए सोच रहा था। फिर इसने चेले से कहा, समंदर का और चलो, हमारा दिमाग गर्म हो गया है। वो कार समंदर की तरफ जाने लगी, सड़क पर चलने लगी। महागुरु मानिक जातिब अपनी कोठी में वापस आया। फहमी और अली को बताने लगा कि रेलवे पुलिस के दफ्तर में जो रत्ना थी वो बेचारी कोई और थी। महाराज ने टेलीपैथी के जरिए इसकी असलियत मालूम की है। वैसे ये तमाम बातें फहमी और अली को सानी के जरिए मालूम हो चुकी थीं। इसी वक्त एक चेले ने मानिक जातिब के पास आकर कहा, महागुरु एक बुरी खबर है। आपके 2 चेले जो रत्ना, मोहनदास और बच्चे को लेकर आश्रम जा रहे थे, इन्हें किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया है। मानिक जातिब उछलकर खड़ा हो गया। हमारे चेलों को किसने गोलियां मारी हैं? रत्ना, इसका पति और बच्चा कहाँ हैं? इनका कोई पता नहीं है। जिस कार में वो जा रहे थे वो एक सड़क के किनारे खड़ी है, इसमें आपके चेलों की लाशें हैं। इन तीनों को कोई ले गया है। और कौन ले जा सकता है? महागुरु पांडे के चेले ले गए होंगे। इस गधे को यकीन नहीं आया है कि महाराज टेलीपैथी के जरिए सच कह रहा है। एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ आया, फिर बोला, महागुरु आपको ये अफसोसनाक इतला मिल गई होगी कि आपके 2 चेले हलाक कर दिए गए हैं। मानिक जातिब ने कहा, मैंने ये भी सुना है कि रत्ना और मोहनदास अपने बच्चे के साथ लापता हैं। साफ जाहिर है कि इन तीनों को अगवा किया गया है। जी हाँ, शहर की तमाम पुलिस महागुरु पांडे को तलाश कर रही है। इसके मोबाइल फोन पर भी इससे राब्ता नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वो इन 3 बेगुनाहों को कहीं कैद करने, हलाक करने ले गया है। मानिक जातिब पुलिस वालों के साथ जाए वारदात की तरफ नहीं गया। एक इंस्पेक्टर ने आईजी को इतला दी, महागुरु पांडे समंदर के किनारे है, इसके साथ 2 मुसल्ला चेले हैं। हम इसे गिरफ्तार करना चाहेंगे तो काउंटर फायरिंग होगी। मुझे ज्यादा मुसल्ला सिपाहियों की जरूरत है। थोड़ी देर बाद पुलिस की कई गाड़ियां साहिल के इस हिस्से की तरफ आईं और पांडे को चेलों और कार समेत चारों तरफ से घेर लिया। पांडे ने पूछा, ई का हो रहा है? का हम कोई डाकू हैं? मुझे घेरे मां लेने का मतलब क्या है? एक अफसर ने कहा, अपने चेलों से कहो हथियार फेंक दें। अभी अपना हथियार फेंक दो। इन्होंने अपने हथियार दूर फेंक दिए। तमाम मुसल्ला सिपाही इनके करीब आ गए। अफसर ने हुक्म दिया, महागुरु पांडे को हथकड़ी पहना दो। पांडे ने पीछे हटकर कहा, खबरदार, हम चोर डाकू नहीं हैं। हम का हथकड़ी पहनाओगे तो बहुत बुरा होगा। अफसर ने कहा, और तुम ताकत का मुजाहरा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें गोलियों से जख्मी करके ले जाया जाएगा। आखिर हमने का किया है? हमारा जुर्म तो बताओ। आईजी साहब के दफ्तर में बताया जाएगा। फिलहाल अपाहज नहीं बनना चाहते हो तो हथकड़ी पहन लो। इसने चारों तरफ दर्जनों बंदूकें देखी तो मजबूर होकर हथकड़ी पहन ली। इसने आईजी के दफ्तर में पहुंचकर कहा, ये हमरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। कानून का कुर्सी में बैठने का ये मतलब नहीं है कि तुम एक इज्जतदार का बेइज्जती
विनती करो। आईजी ने कहा अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ रत्ना मोहनदास और इनका बच्चा कहाँ है? हमसे का पूछत हो? मानिक जातीब के चेले इनको ले गए थे। मानिक जातीब से पूछो। इसके दोनों चेलों को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। इसके बाद रत्ना मोहनदास और बच्चे को अगवा किया गया है। ई हमरे लिए नया बात है। हम का जाने कौन सुसरे ने गोली मारी है और इन तीनों को अगवा किया है। हम तो वो बखत समंदर की हवा खावत रहे। तुम इसलिए समंदर की तरफ गए थे कि शहर में जो वारदात हो इसका इल्जाम तुम पर ना आए। ये झूठ है। हमरे चेलों ने ऐसा नहीं किया है। तुम डंके की चोट पर कहते रहे हो कि तुम्हें रत्ना के नाम से नफरत है, रत्ना की सूरत से नफरत है। अगर रत्ना की हम शक्ल भी सामने आएगी तो तुम इसे मार डालोगे। का मुंह खोलने से जुबान हलाने से गोली चल जावत है। हम तो अब तलक मुंह से बोलत रहे हैं, अभी तक एक गोली नहीं चलाया है। तुमने नहीं, तुम्हारे हुक्म पर तुम्हारे चेलों ने ये वारदात की है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इन तीनों को यहाँ ले आओ। किधर से लावे? हमसे जबरदस्ती मत करो। हम भी थोड़ा कानून जानत हैं। हमरे खिलाफ सबूत मिलेगा, गवाह मिलेगा तो हमको सजा दे सकोगे, नहीं तो ई कुर्सी पर बैठा रहोगे। आईजी ने कहा इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दो। इसी वक्त महागुरु पांडे के वकील ने आकर कहा ठहरिए, मैं अभी कोर्ट से आ रहा हूँ। ये अदालत से हासिल किया हुआ महागुरु पांडे का जमानतनामा है। वकील ने कागजात पेश किए। आईजी ने इन्हें पढ़ा, फिर शिकस्त खोरदा लहजे में हुक्म दिया इसकी हथकड़ी खोल दो। पांडे ने जोरदार कहकहा लगाया, फिर हथकड़ी खुलते ही वकील के शाने को थपक कर कहा शाबाश वकील साहब, तुमने हमारी नमक का हक अदा कर दिया। कानून हमको जूता मारना मांगता था, हम कानून को जूता मार के जा रहे हैं। वो कह लगाता हुआ वकील और चेलों के साथ चला गया। आईजी ने एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा कानून की छलनी में बेशुमार सुराख हैं। मुजरिम को बच निकलने के हजारों रास्ते मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानिक जातिब ने आकर पूछा आईजी साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने महागुरु पांडे को रिहा कर दिया है। आईजी ने कहा हमारी इस कुर्सी और इस वर्दी ने हमें जकड़ रखा है, हम मजबूर हो गए। इसका वकील अदालत से जमानतनामा लेकर आया था, मगर हमारे 2 चेले मारे गए। क्या इनके लिए इंसाफ नहीं होगा? अगर तुम अदालत में ये साबित कर दो कि महागुरु पांडे या इसके चेलों ने तुम्हारे 2 चेलों को मारा है तो इन्हें जरूर सजा मिलेगी। फिलहाल कोई सबूत और गवाह नहीं है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। इन कातलों और अगवा करने वालों का सुराग जरूर लगाएंगे। महागुरु पांडे अपने वकील के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा था। इसने कहा वकील साहब, तुमने बड़ी फुर्ती दिखा दी। तू का कैसे मालूम हुआ कि हम गिरफ्तार हो गए हैं? ये एक राज की बात है, अकेले में कहूँगा। ई कार में हमरा 2 चेला हैं, हमरा राजदार हैं। तुम बेफिक्र होके बोलो। जो अंग्रेज जासूस आपसे सौदा करना चाहते हैं, इन्होंने मुझे बताया था कि वो ठीक 10 बजे वारदात करेंगे और मुझे आपकी हिफाजत के लिए 11 बजे अदालत से जमानतनामा हासिल कर लेना चाहिए। मगर वो सुथरा लोग ने ऐसा वारदात क्यों किया है? आपकी बहन रत्ना मोहनदास और इसके बच्चे को अगवा करने के लिए ऐसा किया है। अरे वो जासूस लोग नहीं जानत हैं, वो हमारी सगी बहना नहीं है। महागुरु वो दुनिया के बड़े माने हुए जासूस हैं, इनसे गलती नहीं हो सकती। आपकी सगी बहन रत्ना वही है जिसे अगवा किया गया है। तुम सूर्या राज की टेलीपैथी को गलत बोल रहे हो। गलत और सही का पता अभी चल जाएगा। आप अभी मेरे साथ महाराज के बंगले में चलें। पांडे ने अपने चेले को हुक्म दिया कि वो महाराज के बंगले की तरफ चले। फिर जेरेला बुड़बड़ाने लगा, सूर्या राज हमारा बहुत बड़ा सेवक है, हमारा बहुत वफादार है, वो काहे झूठ बोलेगा? वकील ने कहा महाराज किसी के भी दिमाग में जाकर इसे अपनी मर्जी के खिलाफ झूठ सच बोलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए महाराज के दुश्मन बनकर इसे मार डालने की धमकी दें। इसे ऐसी मुसीबत में रखें कि वो टेलीपैथी के जरिए किसी को मदद के लिए ना बुला सके। फिर देखिए जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। इनकी कार बंगले के हाथे में पहुंच गई। वो कार से उतरकर दरवाजे पर आए, कॉल बेल का बटन दबाया। अंदर से महाराज की आवाज सुनाई दी, कौन? हम हैं महागुरु धनराज पांडे।
नाम सुनते ही महाराज ने फौरन दरवाजा खोलकर हैरानी से, महागुरु आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, हुक्म देते तो मैं दौड़ा चला आता। पांडे अंदर आते हुए बोला, हमरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमरे बहुत बड़े सेवक हो, का तुमको मालूम है अभी पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया था। महागुरु पुलिस वालों की क्या मजाल है कि आपको गिरफ्तार करें, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं रेलवे स्टेशन से वापस आकर अभी सोने जा रहा था। हम तो का सोने देंगे, तुम्हारा बखत बर्बाद नहीं करेंगे, अभी चला जाएंगे, तुम एक बात सच बोल दो, स्टेशन वाले दफ्तर माँ जो रत्ना थी का वो हमारी सगी बहना नहीं है। महाराज एक जरा सा घबरा गया, फिर संभल कर बोला, मैंने इसका दिमाग पड़ा था, जो सच था वो कह दिया। पांडे ने अचानक इसके हलक को दबोच कर कहा, अब हम जितना सांस चाहेंगे तुम इतना सांस लोगे, अपना टेलीपैथी का हरबे की मदद के लिए नहीं बुला सकोगे। महाराज की सांस रुक रुक कर आ रही थी। वो महागुरु के हाथ को अपने दोनों हाथों से हटाने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन वो जैसे फौलादी शिकंजे में था, इसके सामने दोनों हाथ जोड़कर इशारे से रहम की भीख मांगने लगा। पांडे ने इसके हलक को नहीं छोड़ा, लेकिन गिरफ्त जरा ढीली करते हुए बोला, तुम का बोलने के वास्ते मौका दे रहे हैं, नहीं तो 1 मिनट मां टेंटवा दबा के नरक मां पहुंचा देंगे। जरा सी ढील मिलते ही इसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे पुकारा, फरहाद साहब जल्दी आए। मैंने फौरन ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई, इसके दिमाग में पहुंचकर सिचुएशन को समझा। वहां महागुरु पांडे के अलावा इसका वकील और 2 चेले थे। चेले भी योगा की मशकें करते थे। मैं इनके अंदर पहुंचकर इन्हें अपना अलाकार नहीं बना सकता था। मैंने महाराज से कहा, मुझे किसी तरह वकील की आवाज सुनाओ। वो पांडे के सामने गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे बोलने से पहले सांसें दुरुस्त कर रहा हो, लेकिन वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे कह रहा था, वकील बहुत चालबाज है, जब से आया है गूंगा बना हुआ है, अगर मैं इसे बोलने पर मजबूर करने के लिए इस पर हमला करूंगा तो पांडे चंद सेकंड में मेरी गर्दन तोड़ देगा।